नमस्कार, मैं विवेक पांडे। किसानों का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है और एक तरफ किसान यूनियनें जो हैं वो अपना आंदोलन कर रही हैं, दूसरी तरफ सरकार अपनी बात पे अडिग बनी हुई है 3 कृषि बिलों को लेके। लेकिन इस सबके बीच जो एक छूटा हुआ अहम हिस्सा है वो है किसान। जी हाँ, मैं उन किसानों की बात कर रहा हूं जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में, हमारे देश के गाँव में किसानी करते हैं, मेहनत करते हैं। रात के 4 बजे, सुबह के 4 बजे उठ के ठंडे पानी में खेतों की सिंचाई करते हैं। मैं उन किसानों की बात कर रहा हूं। तो आइए समझते हैं कि हमारे देश में जो सिस्टम है किसानों के लिए वो कैसे था और जो नई व्यवस्था होगी, नया जो विधेयक आया है इसमें कैसा होगा, और इन दोनों के बीच में किसानों की स्थिति कैसे अपने आप में सुधरेगी या नहीं सुधरेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं कि अभी क्या था और क्या हो रहा है। तो देखिए, ये एक बिल है, जो 3 बिल आए हैं उसमें से है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। ये एक अब कानून बन चुका है, लॉ जो है वो पास हो चुका है। तो इसमें जो सबसे मुख्य बात है वो है एपीएमसी मंडियों के एक अधिकार को खत्म किया गया है। तो पहले तो ये जो एक बात चल रही कि एपीएमसी मंडियां ही खत्म कर दी गई हैं, ऐसा नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि एपीएमसी मंडियों के अधिकार को खत्म किया गया, यानी किसान जो है पहले मजबूर था। देखिए, 3 तरह से जो है किसान अपने फसलों को बोता है। मैं उस किसान की बात कर रहा हूं जो देश के बाकी हिस्सों में, हरियाणा पंजाब के किसान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इनकी बात मैं अलग से करूंगा, क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा एक तार्किक ढंग से कि क्यों मैं इनको कह रहा हूं कि मैं इन पे अलग से बात करूंगा। तो मैं यूपी, बिहार, उड़ीसा और आप जो है वो कर्नाटका, यहां के किसानों की बात करता हूं मैं। तो 3 तरह के मुख्यतः जो है वो होते हैं। एक होता है लोकल मार्केट, जैसे आपके छोटी फसल है, छोटी जोत के किसान हैं आप, तो आप छोटे छोटे मार्केट में आप डायरेक्ट जो है वो बेचते हैं लोकल स्तर पे छोटी फसलें। थोड़ा बड़ा आपका ज़्यादा फसल है तो आपको एपीएमसी मंडी जाना होता है। और तीसरा होता है एफसीआई। तो एफसीआई जो है वो एमएसपी देती है 2 फसलों पे। ऐसे तो 23 फसलें हैं लिस्टेड जिन पे एमएसपी जारी होती है, लेकिन इसमें मैं अलग से बताऊंगा, ये एक अलग विषय है, एक अलग ये जंजाल है एमएसपी का। तो आप ये देखिए कि एफसीआई के पास जाते हैं अपना गेहूं और चावल लेके, यही 2 खरीदती है एफसीआई। एफसीआई अगर नहीं खरीदा, जो कि नहीं खरीदती अमूमन, उनकी अपनी सेटिंग और अपनी चीजें चलती हैं, तो ये वापस आती हैं एपीएमसी मंडी में। यहां प्रावधान है कि आप एमएसपी पे ही खरीदेंगे। अब लेकिन जो है वो वहां एक अलग खेल चल रहा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या खेल चल रहा है वहां पे। तो देखिए, मसलन लिए किसान जो है, होता क्या है कि जो ये एपीएमसी मंडियों का जो प्रावधान किया गया था, तो इसके मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं कि हुआ क्या था। कि हमारे इनकी रेगुलेशंस की जो शुरुआत है ना, जो इनके फसलों की रेगुलेशन की शुरुआत है वो अंग्रेजों के ज़माने से हो गई थी। और सबसे पहले कॉटन के ऊपर, जो कपास है, इसको अंग्रेजों ने पाया कि यार ये एक फसल ऐसी है कि इसके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। और उन्होंने कंट्रोल किया, एक स्पेसिफिक मार्केट बनाया, और उस मार्केट को लेके जो है वो इन्होंने बिरार कॉटन एंड ग्रेन मार्केट ऑफ इंडिया बनाया था उस समय। और ये एक्ट था 1887 का। 1887 में ये रेगुलेशन मार्केट बन चुका था। वहां पे जो है कॉटन, हमारे कपास के जो किसान होते थे कपास लेके आते थे और वहां पे और कपास बेचते थे बिरार में। इसके बाद 1928 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर बनाया गया, उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए गए। उसके बाद आज़ादी के थोड़े दिनों पहले भी एग्रीकल्चर को लेकर कुछ कमीशन आया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये चलती रही ऐसी चीज़ें। आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद साहूकार आ गए। साहूकारों ने हमारे किसानों का बहुत शोषण किया। वो चूंकि किसान पढ़े लिखे थे नहीं, तो वो क्या करते थे कि सादा पन्ना लेके गए और उस पर अंगूठा लगवा लिया और पैसे दे दिए कि जा तू बीज बो। अब वो किसान ने बीज बोया, अब उसने पट्टे पर लिखवा लिया भाई कि पूरा जो है वो साहूकार ने कि भाई ये सारी फसल मेरी होगी। कुछ लोगों ने खेतों को भी लिखवा लिया। अब किसान सड़क पे, जैसे ही वो फसल कटी, किसान ने मेहनत की साल भर, उसके बाद 6 महीने, उसके बाद जैसे ही फसल कटी, साहूकार पहुंच गया खून पीने के लिए कि ये तो भैया तुमने साइन किया था और अपने गुंडों को लेकर ये सारे फसल हमारी है, आपको फसल तो मिलेगी नहीं। और किसान परेशान हो गया। 30-40 साल तक किसान 10-15 परेशान रहा। 1960 के करीब जब सरकार को लगा कि यार ये तो मतलब एक दिक्कत की बात है और इस पर हमें कुछ करना चाहिए, तो तत्कालीन सरकार ने जो है ये एपीएमसी एक्ट, जो कि पहले से चला आ रहा था, तो उसको जो है वो थोड़ा और मजबूत किया, उसको हिस्ट पुष्ट बनाया और एपीएमसी एक्ट को कहा कि भाई आप लागू करिए। तो 60 से 70 के दशक में सही सारे राज्यों ने बारी बारी करके एपीएमसी एक्ट को लागू कर लिया। क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर है ना, इसका मिक्स है। ये केंद्र के अधिकार में भी कुछ हिस्सा आता है और राज्यों का विषय है बेसिकली ये, और केंद्र के अधिकार में थोड़ा हिस्सा आता है। तो यहाँ एक
जो है संवैधानिक थोड़ी रस्साकसी चलती है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम एपीएमसी में लागू करेंगे। और आपको मालूम है कि अभी 4 राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, एक और राज्य में नाम याद नहीं आ रहा है, वहां पे जो है एपीएमसी एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं है। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल ये जो बिल आया है अभी ना, इस तरह इस बिल के जैसा बिल वहां पे जो है व्यवस्था वहां चल रही है पहले से ही महाराष्ट्र में जी। तो क्योंकि राज्य का विषय है, तो राज्य ने फैसला किया कि भाई हम प्राइवेट मंडियां भी खोलेंगे और जो हमारे किसान हैं वो प्राइवेट जगह पे आके बेचेंगे। जो ऐसी ठीक ऐसी व्यवस्था जो लगभग इस बिल में जो केंद्र सरकार लेके आई है, मोदी जी सरकार, उस बिल में जो प्रावधान है कांग्रेस गवर्नमेंट पहले वहां पे ला चुकी है महाराष्ट्र में। तो ये अपनी कहने की बातें होती है, पॉलिटिक्स की बातें होती हैं कि भाई आप जो है वो इसको वापस करिए, ये करिए, तो ये आप रहने दीजिए इन राजनीतिक बातों में। तो किसानों की बातें करते हैं। तो ब्रिटिश राज में देखा आपने नींव पड़ गई और जो है वो देश भर के किसान जो है वो उनको साहूकारी जो प्रताड़ना थी उससे मुक्ति मिली और 60 और 70 के दशक से किसानों को थोड़ा पैसा मिलने लगा कि वो अपना जाते थे वहां पैसा लेते थे। यहाँ एक मंडी फीस की व्यवस्था की गई थी कि भाई जब से आप जाते हैं मंडी में तो आप एक फीस देते हैं मंडी की, और उससे भाई मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, किसानों के लिए जो है थोड़ा सा गोदाम वोदाम बन जाएंगे जहां वो आप सामान ले आकर रख सकते हो। हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि वो जो पैसा था वो लालच बन गया और मंडी फीस लग गई, फिर उसमें सेस लग गया, फिर उसमें जो कमीशन एजेंट होते हैं उनका अपना पैसा लग गया, टैक्स जो 2.5% कमीशन होता है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे फीसेज वहां पे ली जाने लगी और इससे अब किसान, पता लगा किसान की एक फसल है, उसको मिलना जो है वो 40 रुपए किलो मिर्चा बिक रहा है, मिर्च की लेते हैं, और उसको मिल रहा है 6 रुपए। बाकी टैक्स तो ये तो पैसा यहाँ तो जो है वो बीच के बिचौलिए ये खा जाते हैं। हमारे पास पहुंचता है 40 रुपए, किसान को मिले 6 रुपए, अब उसकी लागत भी नहीं बन पाती पूरी वो। अभी देखिए कि यहाँ पे गेम ये हुआ कि जो है वो अब ये वहां बोली लगती है कि मंडियों में, एपीएमसी मंडियों में बोलियां लगती हैं। आप जैसे आएंगे तो लेके अपना पर्ची कटाइए, अपना सामान लेके पहुंचे, वहां बोली लग रही है। अब बोली लगाने वाला और लगवाने वाला वो सब एक है, ये अंदर अंदर गेम चल रहा है और इसने इस एकाधिकार ने किसानों को बहुत परेशान किया है, ठीक वैसे जैसे शोषण हो रहा था साहूकारी के मन में। अब किसान को इससे मुक्ति चाहिए थी। अब मैं एक और बात बताने जा रहा हूं कि 91 में जब उदारीकरण हुआ तो हमारे सारे फील्ड्स, मतलब जो आईटी के फील्ड थे, एजुकेशन का फील्ड था, हॉस्पिटल, जो भी आपके आसपास के जो भी जो है फील्ड हैं, जो भी क्षेत्र हैं, वहां पे उदारवाद आया और उसके बाद से सबकी आय जो है वो काफी बढ़ गई, क्योंकि आदमी फ्री हुआ, कोई रेगुलेशंस हट गए, तमाम जो रेगुलेशन थे, बाहर से पैसा आया, आप बाहर जा सकते थे, तो इसके बाद सबकी आय बढ़ गई। किसान का रेगुलेशन जो है वो जारी रहा, तो इसलिए जो है वो किसानों की आय जो है वो नहीं बढ़ी। सारी जगहों पे आपने रेगुलेशन हटा दिया, किसान को आपने बांध के रखा, जय जवान जय किसान, और किसान बन गया। फिर 91 के बाद से ये जो किसान जो हमारे देश का जो खेती कर रहा है उसका दायरा और जो अन्य नौकरी कर रहा है या पेशे में है उसके इकोनॉमिक जो कंडीशन में फासला बढ़ता गया। इसलिए आप देखते हैं कि किसानों ने 90 के बाद 80s के बाद जो है इन्होंने अपना किसानी छोड़ के और नौकरियां कर ली। तमाम आपको लोग दिखेंगे जो खेत पड़े हुए हैं और उनके वो खेती नहीं करते, अच्छे खासे खेत पड़े हुए हैं कई लोगों के, और वो नौकरी करते हैं कि भाई वो नौकरी चाहिए, नौकरी उनको एक अच्छा खासा सैलरी मिल जाती है, लेकिन वो मेहनत गांव पे नहीं करते क्योंकि उनको मालूम है कि पैसा मिलेगा नहीं। एपीएमसी में जाएंगे, इनके चक्कर लगाएंगे, उनके चक्कर लगाएंगे, धक्के खाते रहेंगे अपनी फसल बेचने के लिए, जिस फसल को खून पसीने की कमाई से उगाया गया है। इसके बाद आते हैं, हमने बताया कि कमीशन जो है ये कमीशन एजेंट्स होते थे जिनको आड़ती कहते हैं, आड़ती बिचौलिए, इनका जो है वो काफी असर बढ़ गया। और अब मैं बात कर रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा आड़ती एमएसपी पे सामान खरीदारी होती है वो होती है पंजाब और हरियाणा में। पंजाब हरियाणा में क्या हुआ कि जब हमारा देश, जब हमारे तत्कालीन जो सरकार थी उसने कहा कि भाई खाद्य के रूप में हमें अपने आप पे सक्षम होना है, क्योंकि 64-65 में काफी भुखमरी हुई थी। तो अब ये हुआ कि भाई सक्षम होना है तो हम क्या करेंगे, हम खेती और करेंगे और हमें बीज चाहिए, हमें जमीनें चाहिए। तो सरकार ने देखा कि पंजाब हरियाणा और थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पे सिंचाई आसान है और यहाँ के लोग थोड़े से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और उड़ीसा, इन जगहों से थोड़े से जो है पैसों में थोड़े मजबूत हैं, तो इनको जो है वो सुविधाएं दी जाएं। तो सुविधाएं दी गई। एमएसपी 66 में पहली बार आया, उसमें जहां कमीशन था उन्होंने कहा कि भाई इनको एक मिनिमम गारंटी देते हैं कि भाई गेहूं के फसल पे आया था। तो ये शुरुआत हरित क्रांति से बोलते हैं, ये हरियाणा और पंजाब से शुरू हुई। सरकार ने यहाँ पे सहायता की, यहाँ पे बीज पहुंचाए, उनके साथ जो है वो कृषि वैज्ञानिकों के जो शोध थे वो पहुंचाए, और इससे यहाँ पे मेहनत हुई और
जो है वो हमारा देश जो है यहाँ के जो गेहूं और चावल के बल पे अपने आप को आत्मनिर्भर कह पाया कि हम भाई हमारे पास फूड सफिशिएंट है। वो अलग बात है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है और लोगों तक नहीं पहुंच पाता और लोग खाने को नहीं मिलते कई लोगों को, लेकिन अभी ये ऐसा चल रहा है। तो जो अभी हम खाते हैं, आप देखते हैं पीडीएस के जरिए, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए जो गेहूं चावल पहुंचता है हमारे पास 2 रुपये 3 रुपये किलो, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो हरियाणा और पंजाब का होता है, क्योंकि यहाँ एमएसपी पे खरीदारी सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर यूपी में आप चावल बोते हैं तो आप अपना 20% या 22% ही एमएसपी पे बेच पाते हैं, लेकिन अगर आप पंजाब और हरियाणा में चावल बेचते हैं तो 88% आपकी फसल जो है एमएसपी पे बिक जाती है। बाकी यूपी में और जगहों पे जो है वो मार्केट रेट जो भी उसमें चल रहा हो, जो कि एमएसपी से कई बार कम ही होता है, क्योंकि अनाज पड़ा हुआ है और उतना वो भंडारण कर नहीं सकता, तो उसको बेचना पड़ता है किसी भी औने पौने दाम पे। पंजाब हरियाणा का केस थोड़ा अलग है, इसीलिए यहाँ दिक्कत दूसरे तरह की है। अच्छा, इसके पहले समाधान की कोशिश हुई थी। 2003 में एक मॉडल एपीएमसी एक्ट आया था। तो मॉडल एपीएमसी एक्ट में कुछ प्रावधान थे इस तरह के जो किसानों को थोड़ी स्वतंत्रता मिल रही थी, लेकिन किसी राज्य ने लागू ही नहीं किया, उसको गंभीरता से लिया ही नहीं। तो यहां जो अब ताजा ये जो कानून आया है, जिसकी मैंने बात की, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 जो कानून बन चुका है अब, इसमें यह प्रावधान है कि अब किसान बाध्य नहीं है कि अपनी फसल लेके लोकल एपीएमसी मंडी में ही बेचेगा। अब वो किसान किसी इंडिविजुअल को बेच सकता है, किसी बाजार में बेच सकता है, वो अपने घर पे उस सामान को रख के और रिटेल कर सकता है कि 2 बोरे 3 बोरे ई मार्केटिंग और ई सर्विसेज के जरिए, कॉमर्स के जरिए वो बेच रहा है। तो स्वतंत्रता बढ़ गई, उसके पास विकल्प आ चुके हैं। ओपन मार्केट में है, वो अपने रेट लगा सकता है कि भाई मेरा गेहूं इस क्वालिटी का है और मैं इसको ये रेट में बेचना चाहूंगा, और ये गेहूं मेरा 3 साल पुराना हो गया और इसको खाइए देखिए इसके स्वाद बहुत ही बढ़िया है। तो ये सुविधा ट्रेड की है। इसके अलावा जो दूसरा विधेयक है उसमें मैं बाद में बात करूंगा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही जा रही है। और इसके अलावा तीसरा विधेयक है जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट से जुड़ा हुआ है, तो उसको कहा गया हटा दिया गया। तो उसको आप अलग अलग देखेंगे तो शायद वो लगे आपको कि यार ये भंडारण तो गलत बात है, लेकिन आप जब तीनों को एक साथ देखेंगे, तीनों एक्ट्स को एक साथ देखेंगे, ये पूरा एक कृषि सुधार का एक पूरा मामला है, तो उसमें आपको लगेगा कि नहीं ये जरूरी था, क्योंकि इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें और बढ़ रही थी। बहरहाल हमेशा विधेयक अच्छे लिखे जाते हैं, उसमें लिखने पढ़ने वाले लोग अच्छे होते हैं, उनको बढ़िया ढंग से शब्दों से सजाया जाता है, लेकिन जो अहम बात होती है वो होती नीयत की। तो मैं नहीं जानता सरकार की नीयत इसके पीछे क्या है, वो समय बताएगा। वो आप और मैं फैसला अभी नहीं कर सकते। जिद में हम कर सकते हैं कि नहीं भाई ये गलत है या सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ये फैसला नहीं कर सकते अभी बिना देखे बिना समझे कि आने वाले दिनों में सरकार की नीयत क्या है इस विधेयक को लागू करने के बाद, पहला। दूसरा, लागू करा पाती है कि नहीं, क्योंकि सरकारें, हमारे यहाँ नियम बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन जब जमीन स्तर पर आते हैं तो वहां टूट जाते हैं। तो इसमें लोगों का भी दोष है, हमें भी आगे आना होगा अपनी बात को कहने के लिए और समझने के लिए। तो एपीएमसीज अगर आप कभी निकलिएगा तो आप सुनते होंगे मंडी से लेके आया बड़ा सस्ता मिला, तो कभी अपने शहर के आसपास मंडी में जाइएगा, एपीएमसी मंडी में, और सुबह के टाइम जाइएगा, जितने तड़के सुबह जाएंगे वहां देखिएगा कि कैसे किसान अपना सामान लेके आते हैं, और वो एक एक टमाटर तोड़ा हुआ, एक एक मिर्च तोड़ी हुई, और जो है वो फसलें लाई हुई, और जब वो लेके जाते हैं मंडी में उनके सामान के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, उस ट्रीटमेंट को देखिएगा। वो ट्रीटमेंट, वो दर्द आपको महसूस होगा किसान का। तो आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूं। इसमें कोई आपको जो है वो एक सरकार का पक्ष या किसान यूनियन का पक्ष में बताने वाला नहीं हूं। वो आप अपने मन से सोच लीजिएगा कि किसके पक्ष में रहना है किसके नहीं, वो आपका अपना पॉलिटिकल स्टैंड है। मेरा स्टैंड क्लियर है कि जो किसान है हमारा, उसको लाभ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और उसके लाभ के लिए इस बिल में क्या क्या संभावनाएं हैं वो मैं बताऊंगा। और किसानों को जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, कभी भी नहीं दी गई पिछले 60-70 सालों में, मेरा ये योगदान है कि आप इसको शेयर करिए, उस आखिरी आदमी तक पहुंचाइए कि तुम इसका इस्तेमाल करो, तुम्हारे पास अधिकार हैं, तुम अपनी फसलें बेच सकते हो, तुम अपने फसल से मुनाफा कमा सकते हो, और तुम्हारा बच्चा भी आगे पढ़ सकता है, बढ़ सकता है, और चाहे तो वो फसल भी उगा सकता है बढ़िया वैज्ञानिक ढंग से, जो एक्सोटिक फल हैं उनको उगा सकता है, विदेश भेज सकता है। और हमारा किसान अब पड़ोसी किसान से क्यों अपना कंपटीशन करेगा भाई, पड़ोसी देश के किसान से कंपटीशन करे। आप साउथ कोरिया में देखिए, चाइना में देखिए किसानी किस तरीके से चलती है, किसान वहां कितना संपन्न है, कैसे वो पैसे पाता है। अपनी फसल पे 70-80% पैसा वो अपनी फसल का उसकी जेब में होता है, 30% ही मार्केट और यहाँ होता है। यहाँ उल्टा है,
यहाँ 5% 10% किसान को मिलता है और 80-90% बिचौलिया और सिस्टम ले लेता है। तो मुद्दा इस बात पे है, बहस इस बात की होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। बिल में अगर इस तरह कोई प्रावधान नहीं है तो उसको और मजबूत किया जाना चाहिए। सरकार से मांग होनी चाहिए कि आप इसको चेंज करिए, क्योंकि कृषि सुधारों की जरूरत तो है। 70 साल हो गए और किसानों पर इस देश में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी पिछले दिनों से वो यूनियन के, आप कहिए यूनियन की हड़ताल कहिए, धरना कहिए, या सरकार की अपनी जो है वो व्यवस्था कहिए, कि पिछले जो है वो तकरीबन 3 महीनों से कृषि के ऊपर और किसानों के ऊपर हम किसी बहाने से चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष विपक्ष में। हम समझ रहे हैं कि अच्छा किसान भी है, एमएसपी भी कुछ होती है, एपीएमसी मंडियां भी कुछ होती हैं। तो आप इन टर्मिनोलॉजी को भी समझिए, लेकिन वहां जाके उस दर्द को भी देखिए कि ये दो पक्ष अलग हैं। आप इनको जोड़ेगा मत किसानों से। ये एक किसान यूनियन है, ये इनका अपना अलग एक यूनियन का काम है, वो अपना कर रहे हैं। सरकार का अपना काम है, कर रहे हैं। लेकिन किसान इसमें एकदम अलग एंटिटी है, जो परेशान है आज भी, कल भी परेशान शायद रहे, अगर सरकार की और यूनियन की नीयत अच्छी नहीं रही तो मेरी उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है किसान को जागरूक करना। आप उसको जाके बताइए कि यार ये तुम जो है वो अब इस एक्ट के बाद या नए सुधारों में आपके पास क्या अधिकार आ गए हैं। तो मैं ऐसे और जानकारियां आप तक लेके आऊँगा। धन्यवाद।